हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे एवं मज़े में होंगे। मैं चंदन कुमार, आप लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय प्रमेय 6.8 जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। तो अ, उसका सत्यापन वो होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय, इसे मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को बताने की जरूरत होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन हमें सीखना है और बहुत ही हम लोग आसान तरीके से हम लोग साथ साथ चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप लोगों के एग्जाम में हो सके तो आ भी जाए, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एकदम हम लोग एक एक करके हर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, और जो भी समरूपता के नियम है इस चैप्टर में, ठीक है, उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसी का प्रयोग करके हम लोगों को ये पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना है, ठीक है। तो प्रमेय प्रमेय 6.8 प्रमेय 6.8 प्रमेय है क्या, पहले उसको नोट कर लेते हैं। किसी त्रिभुज या किसी समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज किसी त्रिभुज नहीं, किसी समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं कर्ण का वर्ग किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण किसी के नहीं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, जैसे प्रमेय 6.8 है ना, इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर नोट कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, चलिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही होता है, ठीक है। मतलब समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज, इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी, और बी से पहले इसको नोट कर लेते हैं। और मतलब बी पर क्या है, समकोण है तो 90 डिग्री तो होगा ही, ठीक है। तो इस कोण मतलब बी पर हम लोग क्या मान लिए, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, मतलब कर्ण क्या है यहाँ पर देखिए, समकोण के ठीक सम्मुख यानी कि ठीक विपरीत भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। ये आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है।
ये भुजा को बोलेंगे लंब, और जिस पर ये मतलब खड़ा है, जैसे ये पेन है इस पर खड़ा है तो आधार इसका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसी प्रकार त्रिभुज किस पर खड़ा है, भुजा बीसी पर, तो भुजा बीसी हमारा हो गया आधार, ठीक है। इसको समझने के लिए यहाँ शॉर्ट में से लिख लीजिए, आधार, ये हो जाएगा कर्म, ठीक है, और ये हो जाएगा लंब, इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। लंब मतलब पी, इसको पी लिख लिए इन शॉर्ट। आधार को हम लोग इस बी से, बी फॉर बेस, और कर्ण को स्मॉल एस से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए, कर्ण मतलब एच फॉर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। चलिए, पी फॉर परपेंडिकुलर, इसलिए मतलब उसका फर्स्ट लेटर हम लोग पी ले लिए हैं, ठीक। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए, रिजल्ट हमारे पास ये गिवन है और ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें एक रचना करते हैं हम लोग, रचना के तौर पर, रचना के तौर पर शीर्ष बी से एक लंब खींचते हैं भुजा या कर्व एसी पर, कर्व एसी पर, इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी। इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है, संपूर्ण 90 डिग्री। यहाँ रचना में लिख लेते हैं बी डी लंब, बी डी लंब ए सी खींचा, बी डी लंब ए सी खींचा, बी डी लंब ए सी खींचा। प्रमाण, चलिए प्रमाण में देखिए, प्रमाण बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये प्रमाण। देखिए, एक एक करके लेना है, दो तीन स्टेप, तीन स्टेप में तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, मात्र तीन स्टेप। पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप, चलिए इसको अलग से हम लोग देखते हैं, समझ लीजिए पहले क्या करना क्या है, हाउ टू प्रूव इट। तो बहुत ही सिंपल है, समझ जाइए। चलिए, ए बी सी, यहाँ से एक लंब खींचे जो हम लोग भुजा एसी पर डी। तो एक बार क्या करना है हम लोग को, एक बार ये त्रिभुज में ले लीजिए, ठीक है, और एक बड़े वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे, ठीक है। पहला स्टेप, ये पहला स्टेप, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इसको लिए, आप ये त्रिभुज भी ले सकते हैं और बड़ा वाला भी ले सकते हैं। दूसरा स्टेप, ये समझ लीजिए, दूसरे स्टेप के तौर पर ये समझ लीजिए कि ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, ये त्रिभुज ले लीजिए समझने के लिए, और पूरे बड़े वाले त्रिभुज, ठीक है। ये दोनों को एक एक करके क्या कीजिए, आप लोग समरूप कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों रिजल्ट को क्या करना है, कंबाइन कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इस जो बताए हैं उसको हम लोग देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप ये ले लेंगे, या दूसरा, या ये भी ले सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक। चलिए, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, प्रमाण, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए बी सी में, देखिए दोनों का दोनों समकोण त्रिभुज है ना, ध्यान दीजिए। ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये कोण बी, ये कोण बी 90 डिग्री है, इस छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है ना। चलिए, देखिए पहले ये त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज को हम लोग लिए हैं, तो इस त्रिभुज के भाग को पहले लिखना है। चलिए, लिख देते हैं, ये 90 इसमें और इस बड़े वाले में बी, मतलब एंगल डी, और बड़े वाले त्रिभुज में एंगल बी, क्या है, समकोण है, लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, समझने वाली चीजें देखिए, ये त्रिभुज जो है और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में देखिए, तो ध्यान से देखिए, ये कोण दोनों त्रिभुज में है या नहीं है, वो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कोण ए दोनों त्रिभुज में है, ठीक है। दोनों त्रिभुज में मतलब क्या है, उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, उभयनिष्ठ, कॉमन, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, कोण ए दोनों में, तो यहाँ लिखे कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए,
दो कोण देखिए तो बराबर हो गया, तो बस हो गया हमारा काम। दो अगर एंगल बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कैसे समरूप होंगे, तो एंगल एंगल समरूपता से, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर कैसे प्रूफ हो गया, तो उसका रीजन लिख देंगे, एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। चलिए, अब देखिए समरूप हो गया तो इसका रिजल्ट यूज कर लेते हैं। समरूप हो गया है, समरूप किए हैं, तो उसका रिजल्ट तो यूज करना ही पड़ेगा। नहीं यूज करेंगे तो फिर कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व में मतलब ये समरूप प्रूफ करने कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, तो देखिए हमको मतलब है भुजा से, कौन से तो मतलब है नहीं, कौन बराबर करके भी क्या फायदा, कौन से मतलब है नहीं, होगा बराबर लेकिन संगत कौन बराबर होंगे, लेकिन बराबर करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको उसको प्रूफ करना ही नहीं है। तो ध्यान में ये रखना है, पहले भी हम बता चुके हैं, ध्यान में ये रखिए कि जो आपको प्रूफ करना है, ठीक है, फोकस उसी पर होना चाहिए। ठीक है, अगर इधर उधर भटक गए तो फिर गड़बड़ा जाइएगा, है ना। चलिए, तो देखिए क्या होगा, देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए इसको फिर से समझते हैं हम लोग। ए बी डी, अब प्रॉब्लम ये होता है कि मैक्सिमम बच्चे को ये अनुपात समरूप का प्रूफ करने के बाद अनुपात कैसे लेते हैं ये पता ही नहीं, बस रट लेते हैं, इतना 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 हो गया, एग्जाम में लिख कर आ गया। ठीक है, तो फिर वैसे पढ़ाई से क्या फायदा। अगर आप आपसे कोई अगर पूछे, आपके जूनियर ही पूछ दिए, तो कैसे बता पाइएगा उसे, तो ये तो नहीं बता पाइएगा ना, तो भैया रट लो तुम भी, मैं रट लिया तुम भी रट लो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखिए, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो देखो ध्यान देना, यहाँ देखिए ये डी, इस त्रिभुज में डी और इस त्रिभुज में बी, जो कोण बराबर हुए हैं उसके समभुजा ले लीजिए, सिंपल। इस त्रिभुज में कोण डी दिए हैं, तो देखिए इस त्रिभुज में, ये देखिए इस त्रिभुज में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में इस भुजा कोण के सामने कौन सा भुजा है, ए बी। ठीक है, ये कोण क्यों लिए, क्यों 90 डिग्री ये बराबर है। और देखिए पूरे बड़े वाले त्रिभुज में, इसको मिटा देते हैं समझने के लिए, बड़े वाले त्रिभुज में 90 के सामने क्या है, ए सी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी बाई ए सी। ठीक है, पहला अनुपात ए बी बाई ए सी हो गया, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए इस कोण के सामने, दोनों में कौन है, उभयनिष्ठ लिखे हैं, तो दोनों में कौन उभय, एक कोण उभयनिष्ठ है, तो दोनों त्रिभुज में ए के सम्मुख भुजा का अनुपात ले लीजिए, दूसरा अनुपात। तो देखिए इस त्रिभुज में ए के समूह क्या है, बी डी, और बड़े वाले में देखिए, बड़े वाले में ए के समूह क्या है, बी सी, तो क्या हो जाएगा, बी डी बाई बी सी, दूसरा ले लीजिए, बी डी बाई बी सी। अब ध्यान में रखिए, देखिए पहले आप जो त्रिभुज लिए हैं उसी त्रिभुज को पहले लीजिएगा, बाद में दूसरे त्रिभुज, मतलब बाद में उसको दूसरे त्रिभुज जो लिए उसको नीचे लिखिएगा, डिनोमिनेटर हर में। ठीक है, तीसरा, तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, देखो अब सर यहाँ दो एंगल लिए हैं, तीसरा एंगल तो बताया ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए उसका बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। देखिए इस त्रिभुज में आप कौन कौन सा भुजा ले लिए हैं, ठीक है, वो तो दोबारा ले नहीं सकते हैं। तो देखिए ए बी ले चुके हैं, बी डी ले चुके हैं, तो बचा कौन, उसको यहाँ लिख देना है। ठीक है, देखो ए बी और ए बी डी, ए बी ले लिए हैं और बी डी ले लिए, तो बचा क्या, ए डी, तो यहाँ लिखेंगे ए डी। ठीक है, बहुत ही आसान है। फिर बड़े वाले त्रिभुज में देखो ए सी ले लिए और बी सी ले लिए, बड़े वाले त्रिभुज में समझो, बड़े वाले त्रिभुज में समझो, बड़े वाले त्रिभुज में ए सी ले लिए और बी सी ले लिए, देखो ए सी कहाँ है, ए सी ले लिए और बी सी ले लिए, तो बच क्या गया, ए बी, तो यहाँ लिख दो ए बी। ठीक है, निकल गया हमारा अनुपात। चलिए यहाँ से रिजल्ट क्या मिल जाएगा, तो देखिए जिसका यूज, अब देखिए रिजल्ट को ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, देखिए रिजल्ट क्या है, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, है ना। तो क्या ए बी स्क्वायर यहाँ से आ सकता है, ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर यहाँ से आ सकता है क्या,
चलिए, जी हाँ, बिल्कुल आएगा। देखिए, क्या अगर हम इन दोनों को अगर ले ले, इन दोनों को अगर ले, यहाँ भी ये भी है, यहाँ भी ये भी है, ठीक है, इन दोनों को ले ले तो इसका जरूरत है नहीं, इसको लेने से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बराबर नहीं होगा, ठीक है, इसको पहले भी हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो इस भुजा का अनुपात लेने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इसका यूज नहीं है, ठीक। तो देखो, तो अगर ये दो भुजा ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखो क्या मिल जाएगा। देखिए, ए बी बाई ए सी, ये आप डायरेक्ट भी एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में इस चीज़ को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसे आप नहीं भी लिख सकते, बस एक समझाने के लिए आपको हम बता देंगे, ठीक। देखिए, ए बी इंटू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ए बी इंटू ए बी, पर या ए बी इंटू ए बी करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ए सी इंटू, इधर चला जाएगा ए बी के साथ, ये गुना हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। एक रिजल्ट आ गया ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट, पुनः अब दूसरे में क्या करेंगे, पहला तो हम लोग ये और ये लिए, अब देखिए दूसरा, ये त्रिभुज लेते हैं और बड़े वाले त्रिभुज लेते हैं, दोनों को फिर समरूप प्रूफ कर देते हैं, वहां से जो रिजल्ट आएगा उसको देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। देखिए, पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी एवं त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, देखते हैं क्या क्या गिवन है वो देखते हैं, रिजल्ट तो बाद में आएगा। चलिए, इसमें देखते हैं, इस त्रिभुज में, मतलब इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री दिया है, और बड़े वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री, ठीक है। तो इस त्रिभुज में कौन सा है, देखिए कोण डी 90 डिग्री, तो लिखेंगे कोण डी। और बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, बड़े वाला त्रिभुज में क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए ये कोण बी 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा क्या, तो एक तो हम एक कोण तो हमारा बराबर मिल गया, दूसरा देखिए, फिर से देखिए, जो यहाँ पर जो स्टेप्स या जो कंसेप्ट यूज किए हैं, सेम कंसेप्ट से ये भी हमारा समरूप प्रूफ होने वाला है। देखिए ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में कौन सी है ना, और बड़े वाले में भी कौन सी है, दोनों त्रिभुज में कौन सी है, तो कौन सी बराबर कौन सी क्या हो जाएगा, वो है नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर भी दो कोण मिल गया, जब दो कोण बराबर है तो क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, किस नियम से, एंगल 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 समरूपता, एंगल एंगल समरूपता नियम से, ठीक है, एंगल एंगल समरूपता नियम से। चलिए, जैसे ही समरूप प्रूफ हो गया, इसका रिजल्ट यूज कर देना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर रिजल्ट यूज किए थे वैसा ही रिजल्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए कैसे रिजल्ट यूज करना है, फिर से देखिए, अगर यहाँ पर नहीं समझ पाए तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, कोण डी और कोण बी बराबर है, तो पहले इस त्रिभुज का बात किए हैं, तो इस त्रिभुज में देखो कोण डी के सम्मुख भुजा क्या है, बीसी, तो यहाँ बीसी लिख दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोण बी, बड़े वाले त्रिभुज में बी के सम्मुख भुजा कौन सा है, एसी, तो यहाँ एसी लिख दिए, ठीक है, इक्वल टू, ठीक। नेक्स्ट, फिर से इस त्रिभुज में कोण सी बराबर बोले हैं, तो कोण सी के सम्मुख क्या आ जाएगा, बी डी, और बड़े वाले त्रिभुज में सी के सम्मुख क्या आएगा, ए बी, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक।
अब देखिए जो भुजा बच गया उसको यहाँ लिख देते हैं, बस हो गया हमारा अनुपात। देखिए BC हो गया, BD हो गया, इस त्रिभुज में देखिए तो BC हो गया और BD हो गया, क्या बच गया CD, तो यहाँ CD लिख लीजिए। ठीक है, अब बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। बड़े वाले त्रिभुज में AC ले लिए हैं, AB ले लिए, AC हम ले चुके हैं, देखो AC ले लिए हैं और AB ले लिए हैं, बच गया क्या BC, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BC। ठीक है, ठीक। अब देखना है यहाँ पर चेक कीजिए तो किन दो अनुपात को गुना करने से वर्ग आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना BC इंटू BC, BC स्क्वायर होगा, तो ये दोनों को ले लेंगे, इसको लेने का कोई मतलब नहीं, उसका यूज नहीं है इसी। तो BC बाई AC इक्वल टू CD बाई BC। ठीक है, अब इसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, BC इंटू BC, BC इंटू BC, BC स्क्वायर, और ये AC इधर चला जाएगा, CD के साथ गुना हो जाएगा, इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब देखिए रिजल्ट, देखिए क्या मतलब प्रूफ क्या करना है और रिजल्ट हमारा क्या आया उसको देखते हुए प्रूफ क्या करना है वो भी देखेंगे। देखिए तो दोनों का सम बोल रहा है, तो AB स्क्वायर का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं और BC स्क्वायर का भी मान निकाल चुके हैं, और दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है और AC लाकर दिखाना है। ठीक है, यही करना है, बाकी तो हम लोग आधा से अधिक काम कर चुके हैं। चलिए दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पुनः समीकरण 1 एवं 2 को, 1 एवं 2 को जोड़ने पर क्या रिजल्ट आएगा, देखिए LHS का LHS जुटता है और RHS का RHS जुटता है। AB स्क्वायर, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू RHS क्या है, AC इंटू AD प्लस इसका RHS क्या है, AC इंटू CD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी AC है, यहाँ भी AC है, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, तो AC क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा हमारा AD, और यहाँ से AC ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, CD प्लस CD। ठीक है, अब देखते हैं AD प्लस CD, फिगर में देखते हैं AD प्लस CD क्या रिजल्ट आएगा। देखिए AD प्लस CD को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, AC, तो इसकी जगह क्या लिख दें हम लोग, तो AC इंटू AC क्या आ गया, AC स्क्वायर। देखिए फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ गया। अब या इस प्रकार लिख देते हैं, इस प्रकार AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, तो ठीक है। चलिए एक अगर कहीं आप लोग को प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, पॉज करके देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो सकता है आप लोग को दोबारा अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो दोबारा एक बार देखिएगा फिर से। ठीक है, तो समझ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।